क्लास 7 ज्योग्राफी 3rd चैप्टर आवर चेंजिंग अर्थ। ये है हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि हमारी अर्थ की जो सबसे बाहर वाली लेयर है लिथोस्फीयर, वो बनी होती है अनेकों स्लैब्स की। उन स्लैब्स को बोला जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। वो छोटी बड़ी इरेगुलर साइज की कैसी भी हो सकती हैं और वो हमेशा मूवमेंट करती रहती हैं। उस मूवमेंट का रीजन होता है जो अर्थ की सेकेंड वाली लेयर होती है मेंटल, उसमें मोल्टन मैग्मा होता है। वो बाहर आने की कोशिश करता है, तो बाहर आने के दौरान वो सर्कुलर मूवमेंट करता है। तो उसी वजह से जो है हमारी अर्थ की क्रस्ट पर भी प्रेशर पड़ता है, तो जिसकी वजह से ये प्लेट्स थोड़ा थोड़ा मूव करती रहती हैं। तो इसकी वजह से हमारी अर्थ की क्रस्ट पर 2 टाइप के फोर्सेस एक्ट करते हैं। तो पहला जो उसमें होता है उसे बोला जाता है इंडोजेनिक फोर्स, और जो दूसरा फोर्स होता है उसे बोला जाता है एक्सोजेनिक फोर्स। तो जो इंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं ये आते हैं अंदर से। अगर ये अचानक से आए तो हमारी अर्थ में भूकंप आ सकता है, वोल्केनो ज्वालामुखी फूट सकता है, या फिर दरारें पड़ सकती हैं, लैंडस्लाइड्स। ठीक है, तो अगर ये स्लोली होता है तो हमारी अर्थ में माउंटेन्स बनते हैं। और अगर ये फोर्सेस हमारे क्रस्ट पर बाहर से आते हैं, बाहर से मीन्स कि ये पानी, हवा या फिर स्नो या फिर सी जो वेव जो होती है ना, उनसे अगर ये क्रिएट होता है तो उसे बोला जाता है एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था एंडोजेनिक फोर्सेस से अर्थक्वेक एंड वोल्केनो के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस से क्या क्या होता है, किस तरीके की जो लैंड की फॉर्मेशन होती है वो। मेजर लैंड फॉर्म, जो मुख्य लैंड फॉर्म्स होते हैं वो। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वर्न अवे बाय 2 प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। जो लैंडस्केप बोला जाता है भूदृश्य को, यानी कि कोई लैंड है उसमें घर, उसके सराउंडिंग में जो कुछ भी है तो उसे बोला जाता है लैंडस्केप। तो वो जो है लगातार कुछ न कुछ उसका क्षय ये होता है कि उसका अपघटन, उसमें कमी आना वो लगातार चलता रहता है। तो उसके जो है ना 2 प्रोसेस होते हैं, वेदरिंग एंड इरोजन। तो वेदरिंग में ये होता है कि मानो ये कोई माउंटेन है, इसमें हो रही है बहुत तेजी से बारिश। तो बारिश की वजह से जो रॉक है तो इसके कुछ पीसेस जो है ना वो अलग हो जाएंगे, क्योंकि वो मिट्टी लूज हो जाएगी। तो इसी को बोला जाता है वेदरिंग। तो उसके बाद होता है वहाँ पे इरोजन। तो इरोजन में जो है वहाँ की मिट्टी लूज होने के साथ साथ जो उसकी आफ्टर सरफेस है ना वो भी वहाँ पर बहना शुरू हो जाता है। तो जब उसकी आफ्टर सरफेस बहेगी तो मिट्टी के साथ साथ जो कुछ भी होगा वो पानी के साथ बह करके दूर चला जाएगा। तो दूर जा कर के वो कहीं पे जमा हो जाता है। तो इस तरीके से जो है जब वो दूर जमा होगा तो वहाँ पर नई तरीके का लैंडफॉर्म बना लेगा, और साथ ही साथ जहाँ से वो आ रहा होगा, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो वहाँ पर भी हल्का सा कुछ ना कुछ चेंजेस तो होगा ही। तो इस तरीके से जो है हमारी लैंड में अनेकों लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो इसको जो है हम वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं कि वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप, यानी कि टूटना ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पर रॉक का टूटना ही कहलाता है हमारा वेदरिंग। और दूसरा है इसमें इरोजन। ठीक है, यानी कि खुरच करके निकालना। इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स। उसमें अनेकों एजेंट्स काम करते हैं। मीन्स कि जो इरोड का काम करेंगे, जो उसके खुरचेंगे, तो कौन खुरचेगा, वो करेंगे वाटर, विंड, आइस। ठीक है, द इरोडेड मटीरियल इज कैरिड अवे। तो जो मटीरियल वहाँ से खुरच करके निकाला जाएगा तो वो बह करके दूर चला जाएगा। ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा। जो उसके खुरचेंगे तो साथ ही साथ दूर भी तो बहेंगे, तो उनके साथ साथ दूर चला जाता है। इवेंचुअली डिपॉजिटेड, और धीरे धीरे वो दूसरी जगह जमा हो जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस तरीके से हमारी अर्थ पर अनेकों लैंडफॉर्म्स बनती हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि पानी जो है किस तरीके से इस टाइप की प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, यानी कि जो कुछ भी ये लैंडफॉर्म बनते हैं उनके बनने में जो वाटर है उसका क्या रोल है, किस तरीके से ये अपना काम करता है। वर्क ऑफ अ रिवर, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोज द लैंडस्केप। जब पानी बहता है ना तो साथ ही साथ वहाँ की मिट्टी भी वो लूज करता है, उसको वो इरोड करना यानी कि खुरचना शुरू कर देता है।
When the river tumbles at steep angle over very hard rock or down a steep valley side, it forms a waterfall. जब ये पानी जो है किसी ऊंचे से खड़ी चट्टान से नीचे गिरता है तो नीचे भी काफ़ी कठोर रॉक होती है या फिर वहाँ पर वैली भी हो सकती है, ठीक है। तो वो जो है वाटरफॉल यानी कि झरने का निर्माण करता है। तो जब वो नीचे गिर रहा होता है तो वाटर की फोर्स से जो वहाँ पर हार्ड रॉक होती है ना, वो भी हल्की हल्की कटनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए कभी भी आपने ये ध्यान दिया होगा कि वहाँ की स्टोन जो है ना, उसका आउटर सरफेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है। तो पहला इसमें ये है हार्ड रॉक और नीचे वाली ये है सॉफ्टर रॉक। ये दोनों जो है पानी के फोर्स से काटे गए हैं, यानी कि अंडरकट बाय द पावर ऑफ द वाटर। ये पानी की वाटर से ये कटे हुए हैं। तो जो ये वाटरफॉल हैं, ये झरने हैं, ये कई हैं इस दुनिया में, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो सबसे ऊंचा है ना, तो वो है इसमें वाटरफॉल इज एंजिल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। वो साउथ अमेरिका में है। और दूसरा जो वाटरफॉल है उसे बोला जाता है नियाग्रा फॉल्स। वो है कहाँ पर? वो है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो ये नियाग्रा है वो भी एन से शुरू है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में। और दूसरा वाला जो सबसे ऊंचा है ना, उसका नाम है एंजिल। तो ऐसा मान सकते हैं कि जैसे देवदूत किसी ऊंचाई से आता है ना, तो वैसे आपको ये लर्न करना है कि एंजिल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला ये कहाँ पर है? यही साउथ अमेरिका में, दोनों अमेरिका में ही है। जो हाइस्ट वाला है साउथ अमेरिका में, जो नियाग्रा है एन से एन, ये नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। एक और है जो कि अफ्रीका में है। वो कौन सा है? वो है विक्टोरिया फॉल्स। हालांकि यहाँ पर उनकी पर्टिकुलर लोकेशन भी लिखी है, तो इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। जो विक्टोरिया फॉल्स है वो है जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर, जो कि अफ्रीका में है, ठीक। और जो नियाग्रा है वो कनाडा एंड यूएसए के बॉर्डर में है। ये दोनों जो है ना नॉर्थ अमेरिका में है। तो ये देखिए, ये है नियाग्रा फॉल्स जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि एज द रिवर इंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नोन एज मेंडर्स। जब ये नदियाँ मैदानी इलाके में प्रवेश करती हैं तो ये जो है घुमावदार रास्ते पर होकर आगे बढ़ती हैं। तो ये क्या है कि कभी कभी बड़े बड़े बैंड्स को भी बना लेती हैं। तो उन बड़े बड़े बैंड्स यानी कि मोड़ों को बोला जाता है मेंडर्स। Due to continuous erosion and deposition along the sides of the meander, the ends of the meander loop come closer and closer. तो इसको हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर नदी जो है मैदानी इलाके में प्रवेश कर गई है, तो इसका रास्ता काफ़ी ज़्यादा घुमावदार हो गया है। तो इसके बड़े बड़े बैंड्स ये मेंडर कहलाते हैं। तो ये अपने साथ साथ जो है इरोडेड मटेरियल भी लाती हैं। तो उन मटेरियल को जो है वो कहाँ तक बहा के ले जाएगी, यानी कि वो उनका हल्का हल्का उनका डिपोजिशन शुरू कर देती हैं। तो जैसे यहाँ पर भी हल्का सा डिपोजिशन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इस तरीके से जो है जब रेनी सीजन में या फिर समर में जब ग्लेशियर तेजी से मेल्ट होते हैं तो ये नदी काफ़ी लबालब भर जाती हैं। तो इनके बैंड जो है ना काफ़ी बड़े हो जाते हैं, मीन्स कि ये और किनारे तक फैलती जाएंगी, ठीक है। तो कभी क्या होता है कि जब इनमें पानी थोड़ा सा कम हो जाता है, जैसे कि विंटर्स के दौरान, तो पानी जो है ना इस एरिया में कम हो जाएगा, तो इनका छोटा सा कुछ पार्ट अलग रह जाता है। तो ये बनाता है ऑक्स बोल लेक, यानी कि जो इसका आकार है वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ऑक्स है, यानी वो है धनुष जैसी। तो वो बनाती हैं एक छोटी सी लेक। तो उस लेक को बोला जाता है ऑक्स बोल लेक, क्योंकि ये जो लेक है ना ये नदी का ही पार्ट है। नदी जो है इस तरीके से यहाँ पर आई थी, तो बाद में जो है पानी कम हो गया ना, तो बीच में जो है पानी सूख गया है। तो क्योंकि ये अलग होता है तो इसे कट ऑफ लेक भी बोलते हैं। तो इस तरीके से जब ये नदी अपने साथ जब गाद को यहाँ वहाँ जमा करती हैं, इस तरीके से नदी जब आगे बढ़ती हैं तो अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स लाती हैं ना, तो उसे किनारों पर जमा करती जाती हैं। तो उसके किनारे जो है हल्का सा ऊपर उठ जाते हैं। तो उन ऊपर उठे हुए किनारों को बोला जाता है लेवीज। तो जब बाढ़ आती है तो नदी का पानी अपने साथ साथ काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट्स को भी बहा के ले आती है। तो वो जो है उसे किनारों पर जमा कर देती है। तो वहाँ पर जो है एक प्लेन सा बन जाता है जिसे कि बोला जाता है फ्लड प्लेन्स। ये फ्लड प्लेन जो है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है, क्योंकि ये आ रही होती हैं पहाड़ों से उसमें मन्योर जो भी सड़े गले लीव्स प्लांट्स होते हैं उन सबको भी ये बहा कर लाती हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती हैं।
तो इस तरीके से जो है हमारे प्लेन्स बनते हैं। तो इसको हम वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, जिससे कि आप लोगों को और आसानी हो जाएगी कि ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मेंडर, द एंड ऑफ द मेंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। तो जो है जो मेंढर के जो लूप होते हैं वो और किनारे किनारे आते जाते हैं, तो वो जो है इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम द मेंढर लूप कट्स ऑफ। तो टाइम के अकॉर्डिंग जब पानी कम हो जाता है तो वो लूप जो है ना मेन रिवर से अलग हो जाती हैं, ठीक है, जिसलिए उनको कट ऑफ लेक भी बोला जाता है, ठीक है। फॉर्म अ कट ऑफ लेक ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक, या फिर उन्हें ऑक्सबो लेक भी बोला जाता है। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एंड दिस लीड टू फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। कभी कभी ये नदियाँ काफ़ी लबालब भर जाती हैं, ये अपने किनारों पर जो है ना सिल्ट को छोड़ती जाती हैं। दिस लीड टू फ्लडिंग, तो इसकी वजह से जो है वहाँ पर बाढ़ आ जाती हैं उसके आसपास वाली एरिया में। एज इट फ्लड्स, जैसे से बाढ़ आती हैं जहाँ जहाँ पर इस डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटीरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इस बैंक्स। तो जो अपने साथ साथ फाइन सॉइल या फिर सेडिमेंट्स को बहाकर लाती हैं तो उसे भी वहाँ पर जमा करना शुरू कर देती हैं। दिस लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। तो इस तरीके से वहाँ पर एक काफ़ी फ्लैट वो भी काफ़ी फर्टाइल फ्लड प्लेन बन जाता है। द रेज बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज, और जो उठी हुई किनारे होते हैं उन्हें बोला जाता है लेवीज। एज द रिवर अप्रोचेस द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज। तो जैसे जैसे नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती जाती हैं तो उनकी स्पीड काफ़ी कम होती जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना काफ़ी प्लेन होता है, वो तेज़ी से नहीं मूव कर पाती हैं। रिवर बिगिन्स टू ब्रेक अप इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो जब वो सी में गिर रही होती हैं तो उनके अनेकों ब्रांचेस बन जाते हैं, जिन ब्रांचेस यानी कि जिन धाराओं को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगिन्स टू डिपॉजिट इट्स लोड। तो जो भी उन नदियों में लोड होता है, यानी कि जो कुछ भी उनके साथ जो मिट्टी वगैरह आ रही होती हैं तो उसे वहाँ पर जमा करना शुरू कर देती हैं। तो इस तरीके से जो कुछ भी ये जितनी भी धाराएं यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है ना, ये अपना अलग ही मुंह बनाती हैं, ठीक है। तो द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म अ डेल्टा। तो इस तरीके से जो भी उनका ये मुंह होता है वो अपने गाद को वहाँ पर छोड़ती हैं, तो वो मुंह जैसा बनाती हैं। तो वो मुंह यानी कि जो लैंड वाला पोर्शन होता है जिसमें कि उनका जो लोड छोड़ा जाता है वो बनाता है डेल्टा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये है मेन रिवर, तो ये उसकी ब्रांचेज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। तो इसके भी और ज़्यादा ब्रांचेज हो गई तो उनको जो है ना सी में जाने से पहले उनका ही अलग सा मुंह है। तो ये सब के सब जो है ना ये डेल्टाज हैं। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि वर्क ऑफ सी वेव्स, जो समुद्र की लहरें होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंड फॉर्म्स। तो जो ये सी वेव चला करती हैं तो ये भी जैसे रिवर चलती है ना उसी तरीके से ये भी जब जब ये चला करती हैं तो ये भी इरोजन एंड डिपोजिशन ये भी वही काम करती हैं, जिसकी वजह से जो सी के किनारे यानी कि जो कोस्टल प्लेन बीचेस बनते हैं ना ये उसी तरीके से बनते हैं, क्योंकि ये भी अपने साथ साथ जो है लोड कैरी करती हैं और उसे अपने किनारों पर जमा कर देती हैं। वो काफ़ी प्लेन होता है तो इसलिए उन्हें बीचेस बोला जाता है। सी वेव्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, ठीक है। जब ये सी वेव्स किसी पत्थर पर लगातार टकराती हैं ना तो वहाँ पर वाटर की फोर्स से वो जो है इरोड होता है, खुरसता है। तो पत्थर में जो है छोटा सा कीप जैसा बन जाता है। पहले तो दरार पड़ती है, दरार के बाद क्या होता है कि वहाँ छोटी सी गुफा जैसी बन जाती हैं, जिसे बोला जाता है सी केव। धीरे धीरे पानी लगातार उसे और ज़्यादा हिट करेगा तो इससे उसका जो दूसरा वाला वॉल है वो भी हट जाएगा, तो उसके ऊपर ही ऊपर का फ्लोर बच जाता है, जिसे बोला जाता है सी आर्च। यानी कि ये होता है ना आर्च, तो आर्च जैसा बन जाता है, इसलिए इसे सी आर्च बोला जाता है। फिर धीरे धीरे पानी तो रुकने का नाम ही नहीं लेगा ना, वो लगातार उसे हिट करेगा। धीरे धीरे उसका ऊपर वाला पोर्शन भी हट जाता है तो सिर्फ वो वॉल जैसा रह जाता है, जिसे बोला जाता है स्टैक, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस टाइप की फिगर सी में देखा होगा। और जो समुद्र के किनारे जो खड़ी चट्टानें होती ना जो इस तरीके की एकदम ट्रांसवर्स फॉर्म में, तो उन्हें बोला जाता है सी क्लिप। सबसे पहले तो उसमें क्रैक पड़ती हैं, फिर वो क्रैक जो है धीरे धीरे बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं, फिर उसमें एक गड्ढे जैसा बन जाता है हॉलो, ठीक है, केव जैसा, तो उसे बोला जाता है सी केव्स।
As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the cave remains. जो और बड़ी बड़ी वो केव होती जाती हैं तो सिर्फ और सिर्फ रूफ बच जाता है, तो उसे बोला जाता है सी आर्चिज. फर्दर इरोजन ब्रेक द रूफ, और बाद में क्या होता है कि वो कंटिन्यूस उसमें इरोजन चलता रहता है तो वो जो है रूफ को भी हटा देता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वॉल जैसा रह जाता है. तो उन्हीं वॉल जैसे दिखने वाली फीचर्स को बोले जाते हैं स्टैक्स. द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली above the sea water is called sea cliff. तो ठीक है, जो उसके किनारे किनारे जो काफ़ी खड़ी वाली चट्टानें होती हैं तो उन्हें बोला जाता है सी क्लिप. वर्टिकल होता है कि ऐसे लॉन्जिट्यूडनल मीन्स कि यहाँ पर जो है सी तो उसमें इस तरह की खड़ी खड़ी चट्टानें हैं ना, तो उन्हें क्या बोला जाता है सी क्लिप. द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर. ठीक है, फॉर्मिंग बीचेस. जो समुद्र की लहरें जब अपने किनारों पर इन सेडिमेंट्स को छोड़ती हैं ना तो वहाँ पर बीचेस बनते हैं. ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ आइस. आइस भी जो है ना लगभग इसी तरीके काम करता है. ग्लेशियर जिन्हें कि हिम नदी बोला जाता है या फिर हिमानी भी इनको बोला जाता है, आर रिवर्स ऑफ आइस यानी कि बर्फ की नदियाँ. wish to erode the landscape by bulldozing soil and stone to expose the solid rock below. तो जो है जब ये बर्फ गिरती है ना तो वो काफ़ी ज़्यादा कठोर होती जाती हैं धीरे धीरे करके, मानो कि ये पहाड़ है तो जहाँ जहाँ पे ये बर्फ गिरेगी ना तो वो भी जो है उसके नीचे जो सॉइल होगा, जो भी चट्टान होगी उसे भी इरोड करना शुरू कर देता है. ठीक है, तो द एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सॉलिड रॉक्स होती है ना, तो ग्लेशियर कार्व आउट डीप हॉलो देयर. तो जहाँ पर जो है काफ़ी सॉलिड रॉक्स होती हैं तो ग्लेशियर उसे भी कार्व करना शुरू कर देता है, तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा सा गड्ढा बन जाता है जिसमें कि आइस जमा रहता है. तो जैसे ही आइस मेल्ट होता है तो वहाँ पर पानी बच जाता है. तो जब फिर से विंटर्स आती हैं तो जो वहाँ पर पानी होता है ना तो वो जमना शुरू हो जाता है, फिर से उसमें बर्फ गिरती है तो जो है उस स्टोन पे और ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, वो और ज़्यादा इरोड होता है. तो इस तरीके से वो जो झील होती है वो और बड़ी और बड़ी और बड़ी होती जाती हैं. तो इस तरीके से जहाँ पर भी ये बर्फीले पहाड़ होते हैं वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लेक्स भी दिखाई देते हैं. द मटीरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच ए रॉक्स बिग एंड स्मॉल सैंड एंड सिल्ट गेट डिपॉजिटेड. तो जो भी मटीरियल जब बर्फ की नदियों के साथ बहते हैं ना, जैसे कि उसमें रॉक्स के छोटे मोटे कण होते हैं, सैंड उसमें होता है, सिल्ट जिसे कि गाद या तलहट बोला जाता है तो वो भी उसके साथ साथ बहता है. तो ये सब सेडिमेंट्स जो है ना जहाँ पर माउंटेन की रूट्स होती हैं तो वहाँ पर जमना शुरू हो जाता है, जिन्हें कि बोला जाता है ग्लेशियल मॉरेंज. तो अब हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ विंड. मीन्स हमने वाटर का और स्नो का तो पढ़ लिया है, अब रही इसमें विंड की बारी. तो ये विंड जो है कहाँ पर एक्ट करेगा, तो ये करेगा डेजर्ट में, क्योंकि डेजर्ट में पानी भी नहीं होता है, बर्फ भी नहीं होता है. हालांकि डेजर्ट में बर्फ हो सकता है ऊंचाई वाले एरिया में, लेकिन ये उन डेजर्ट की बात हो रही है ना जहाँ पर कि बर्फ नहीं होता है. हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट? क्या तुम कभी डेजर्ट में घूमने गए हो? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ द सैंड ड्यून्स. वहाँ पर जो है सैंड ड्यून्स होंगे उनके पिक्चर कलेक्ट करना. तो इसको जो है हम पहले वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं. एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड. तो वहाँ पर जो है ना जो कि डेजर्ट में जो एक्टिव एजेंट होगा, जो भी वहाँ पर काम करेगा इरोजन का या फिर साथ ही साथ डिपोजिशन का भी, तो वो होगा विंड. इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक इन द शेप ऑफ मशरूम. तो जब भी हम डेजर्ट्स में जाते हैं तो वहाँ पर जो है ना मशरूम टाइप के हमें माउंटेन मिलते हैं इस तरीके के, तो उन्हें बोला जाता है मशरूम रॉक्स. मान लेते हैं कि टीले जैसा मिट्टी का कुछ बना है रेगिस्तान में, तो यहाँ पर नीचे बिछी हुई है रेत. तो जब हवा चलेंगी तो ये जो है ना रेत को वहाँ पर से उठाएंगी, तो ये रेत जो है ना इस पर लगातार टकराएंगी, इधर से भी टकराएंगी इधर से भी टकराएंगी. तो इस तरीके से जो है इस टीले को नीचे नीचे इरोड करेंगी. तो ये किस तरीके के बनेगा, ये फिर इस तरीके का बनेगा. तो इस तरीके की वहाँ पर जो है अनेकों रॉक्स मिलती हैं जिन्हें बोलते हैं मशरूम रॉक्स. तो विंड इरोड द लोअर सेक्शन, क्योंकि जो विंड होती हैं वो लोअर सेक्शन जो रॉक होता है उसका लोअर सेक्शन को तेजी से इरोड करती हैं, अपर को नहीं कर पाती है ना. तो इसलिए जो है उसका ऊपर वाला पार्ट वाइडर होता है और नीचे वाला जो उसका बेस है वो थोड़ा सा नैरो होता है. When the wind blows in leaves and transports sand from one place to another, जो जब हवा चलती है ना तो अपने साथ ही साथ ये सैंड को भी उड़ा ले जाती हैं
When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in low hill-like structure. These are called sand dunes. तो जब मानो कि यहाँ पर सैंड है, ये उड़ा के ले गया है इस जगह पर, तब जो है यहाँ पर हवा चलनी बंद हो गई, तो ये सैंड क्या होगा, ये नीचे गिर जाएगा ना यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है अनेकों सैंड जो है यहाँ पर जब जमा हो जाएंगे, तो ये जमा हो करके वहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ जैसे बनाते हैं, तो उनको बोला जाता है सैंड ड्यून्स। तो इस तरीके से ये बने हैं सैंड ड्यून्स। तो एक और है इसमें जिसे बोला जाता है लोएस। लोएस क्या होता है, कभी कभी सैंड के इतने छोटी से फाइन और बहुत ही हल्की से कण होते हैं कि हवा जो है उनको काफ़ी दूर तक उड़ा ले जाती है और दूसरी जगह उन्हें डिपॉजिट कर देती हैं। तो इस तरीके का जो भी वहाँ पे फॉर्मेशन होता है तो उसे बोला जाता है लोएस। और ये लोएस जो है चाइना में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, वो भी थोड़ा सा वर्ड टू वर्ड हम देख लेते हैं। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म एंड लाइट हल्के होते हैं, द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, हवा उन्हें काफ़ी दूर तक उड़ा ले जाती हैं। When such sand is deposited in large area, तो उस तरीके का सैंड जो है काफ़ी दूर तक उड़ता है, कोई थोड़ा सा पहले नीचे गिरता होगा, कोई बाद में गिरेगा, इसलिए काफ़ी बड़े एरिया में फैल जाता है। इन बड़े बड़े एरिया में जहाँ पर कि सैंड फैला हुआ होता है तो उन्हें बोला जाता है लोएस। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोएस इज फाउंड इन चाइना। इस तरीके के जो लोएस होते हैं ना, वो चाइना में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। थैंक यू।